प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिटेल में बात की थी हमने, और उसके बाद हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से लिखी जाती है और क्या होती है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी क्रम में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ लिया था। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कि एक रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। तो आज इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। देखिए, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन यानी कि हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करें। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखिए, यह जो एक नीचे केमिकल इक्वेशन दी हुई है, चलिए इसको हम बैलेंस करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। देखिए, जब किसी हम केमिकल इक्वेशन यानी कि जब हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस यानी कि संतुलित करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स उसमें दिए हुए हैं उनको इस तरह से एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, है ना। बॉक्स बना लीजिए उनके चारों ओर। अब देखिए, इस बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है ना। अब इस बॉक्स के अंदर कोई भी आपको परिवर्तन नहीं करना है, तो फर्स्ट स्टेप में यही चीज़ है। फर्स्ट, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, मतलब सभी फार्मूले जो लिखे हैं उनके चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, मतलब सबसे पहले सभी सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के भीतर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। पहली स्टेप ये हो गई। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि असंतुलित समीकरण में मौजूद विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए, यानी कि किस एलिमेंट में यानी कि किस तत्व में कितने एटम्स हैं यानी कि परमाणु हैं, तो उनका यहाँ पर एक लिस्ट बना लीजिए इस प्रकार से। जैसे एलिमेंट कौन सा है और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी कि जो अभिकारक हैं उनमें कितने एटम्स हैं, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, और जो उत्पाद बना है उसमें नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट्स के कितने हैं। जैसे यहाँ पर Fe है, Fe यानी कि आयरन मतलब लोहा का जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स में जब देखेंगे तो वहाँ पर 1 था, और जब हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो वहाँ पर 3 एटम्स थे। इसी प्रकार से जब हम हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन का रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक में 2 एटम्स थे, और वहीं जो उत्पाद बना प्रोडक्ट उसमें भी 2 एटम्स थे, तो ये तो बराबर हैं। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, जब ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स था यानी कि अभिकारक वहाँ पर 1 था, जबकि जो प्रोडक्ट्स था उत्पाद उसमें 4 अणु थे, 4 एटम्स थे। तो अब देखिए, LHS RHS के बराबर नहीं है ना, बाईं साइड जो है वह दाहिनी साइड के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन है ना। यह एक असंतुलित समीकरण है क्योंकि यहाँ पर LHS RHS के बराबर नहीं है। अब हमको क्या करना है, LHS को RHS के बराबर करना होता है। चलिए अगली स्टेप देखते हैं क्या करना है। तो स्टेप 3 में यहाँ पर, तो दूसरी स्टेप में हमने उनके जो नंबर्स थे उनको देख लिया, उनको लिख लिया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। और इन दैट कंपाउंड, और इसी तरह से इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट्स विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। मतलब सुविधा के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तीसरी स्टेप में हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। जिसमें सबसे अधिक परमाणु हैं, एटम्स हैं, उसको सबसे पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट हो या उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हो।
उस यौगिक में, अब उस कंपाउंड में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। जैसे कि Fe3 प्लस H2O का जब अभिक्रिया होती है तो Fe3O4 और प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निष्कर्षण होता है, यानी कि बनती है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है ना, ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर Fe के एटम्स देखिए 3 हैं और इस साइड में भी 3 हैं, ठीक है, लेकिन H2 के एटम्स यहाँ पर देखिए 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एक एटम है इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो हम कह सकते हैं यह क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। अब देखिए इसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है, देखिए पहले हम सबसे अधिक परमाणुओं वाला यौगिक चुनेंगे, ये यौगिक था, और इस यौगिक में भी सबसे अधिक परमाणु यानी कि एटम्स वाला एक एलिमेंट हम चुनेंगे। तो यहाँ पर सबसे अधिक एटम्स वाला एलिमेंट कौन सा है, वह है ऑक्सीजन। तो इसलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, है ना। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। अब उस टेबल में हम क्या करेंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के परमाणु, इन रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु और इन प्रोडक्ट्स, और जो उत्पाद बना उसमें ऑक्सीजन के परमाणु यानी कि एटम्स कितने हैं इसको हम नोट करेंगे। तो इनिशियल यानी कि प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में H2O था ना, H2O, तो H2O में ऑक्सीजन का एक एटम था, है ना, H2O में ऑक्सीजन का एक ही एटम है, जबकि प्रोडक्ट क्या है Fe3O4, Fe3O4 में ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम्स हैं। इसी प्रकार अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर देखिए टू बैलेंस, संतुलन करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर भी मुझे 4 एटम्स करने होंगे तभी तो बैलेंस होगी। LHS इक्वल टू RH तो तभी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटू 4 कर देते हैं, 4 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने एटम्स हो गए, 4 हो गए। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है वह बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ दी पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण इस प्रकार से होगी, जैसे कि Fe प्लस 4H2O, यहाँ पर 4H2O, और क्या होगी Fe3O4 प्लस H2, यह क्या है, अब एक पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। देखिए अब इधर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, है ना, ये 4 है ना, तो यहाँ पर मल्टीपल में है, गुणांक में है, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 टू जा 8 हो जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर 4 हो गए ऑक्सीजन के एटम्स, और यहाँ पर भी 4 थे ऑक्सीजन के एटम्स। इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एटम्स थे वो बैलेंस हो गए। तो अब यहाँ पर जो एलिमेंट ऑक्सीजन है वह यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन जो है वह बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि अब जब हम देखते हैं अगली स्टेप में, तो हम पाते हैं कि Fe एंड H यानी कि आयरन और हाइड्रोजन, मतलब लोहा और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, अभी भी ये बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, अब इनमें से आप किसी भी एक अणु को ले सकते हैं, ठीक है। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि जो Fe है, Fe मतलब आयरन, है ना, जो आयरन है और हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, ठीक है। इसमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, ठीक। अब इसमें हम हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, देखिए तो इधर भी एक टेबल बनाएंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन में के जो परमाणु हैं उनकी संख्या, इन रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, और इन प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, इसको हम नोट करेंगे, सावधानी पूर्वक नोट करेंगे। तो इनिशियल यानी कि प्रारंभ में कितने थे, तो हम प्रारंभ में देखते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं, 4H2 है ना, तो 4 टू जा 8 आइटम्स है, कितने हैं, 8 आइटम्स हैं हाइड्रोजन के। और वहीं प्रोडक्ट में जब हम देखते हैं तो H2 है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 ही आइटम्स हैं, ओनली 2 आइटम्स इन द प्रोडक्ट, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, अब LHS जो है ना, ये आपका LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना,
इधर 2 हैं और इधर 8 हैं, तो ये कैसे है, ये बराबर नहीं है ना, संतुलित नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। जब बराबर हो जाएगी तब संतुलित हो जाएगी, नहीं बैलेंस्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 8 एटम्स हैं और यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब H2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो भी 4 2 जा 8 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो अब समीकरण का नया स्वरूप जो होगा वह इस प्रकार से होगा, जैसे कि Fe और प्लस 4H2O है ना, और Fe3O4 और प्लस 4H2, मतलब ये देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8। अब आप इसमें देखिए सिर्फ हाइड्रोजन को आप देखिए, हाइड्रोजन को आप देखेंगे तो यहाँ 4 2 जा 8 यहाँ पर भी हैं, हाइड्रोजन के 8 आइटम्स यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर भी देखिए 4 2 जा 8 यहाँ पर भी हैं। तो अब क्या है, ये बराबर हो गए हैं ना। अब जो है LHS जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष जो है वह RHS यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष के क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से अब जो है हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, और हाइड्रोजन से पहले हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया था तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब बचा क्या आपका है, वह आयरन बचा है, आयरन एलिमेंट यानी कि जो लोहा है वो बचा है बैलेंस करने को। ठीक है, तो जो अगली स्टेप होती है स्टेप 5 यानी कि 5वीं स्टेप में हम क्या करते हैं, एग्जामिन द एबो इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज Fe यानी कि आयरन। देखिए इसको इस तरह से समझते हैं कि ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए, है ना, क्या करना है, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए, है ना, तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। तो आप पाएंगे कि लोहा ही एक ऐसा तत्व है यानी कि आयरन ही एक ऐसा तत्व है जो अब तक क्या है, असंतुलित है। तो दोस्तों अब हम जो है वह आयरन यानी कि लोहे को बैलेंस करते हैं। तो वही सेम प्रक्रिया हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि एटम्स ऑफ आयरन यानी कि Fe यानी कि लोहे में परमाणुओं की संख्या, और इन रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक में लोहे के एटम्स की संख्या, इन प्रोडक्ट्स और उत्पाद में लोहे के तत्वों की संख्या यानी जो लोहा तत्व है इसके परमाणुओं की संख्या, इसको हम देखते हैं। तो इन इनिशियल प्रारंभ में क्या था, Fe जो रिएक्टेंट्स था यानी कि अभिकारक में आयरन का एक ही परमाणु था, जबकि प्रोडक्ट्स में आयरन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, 3 परमाणु उपस्थित हैं, 3 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका LHS है ना, LHS जो है वह RHS यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, LHS को RHS के बराबर करना है यानी कि इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 3 है, तो हमेशा जहाँ पर जो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं उसको हम स्थिर रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। जिसमें कम होते हैं जिस साइड में उधर ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 1 था तो 1 को 3 के बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 3 से गुणा करना होगा। जब 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। जब यहाँ भी 3 हो जाएंगे LHS में और RHS में भी 3 हो जाएंगे तो यह जो है एलिमेंट यानी कि जो Fe है आयरन जो एलिमेंट है वह क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको भी हमने बैलेंस करना सीख लिया। तो दोस्तों अब जो यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होगी वह क्या होगी, 3Fe + 4H2O एंड Fe3O4 क्या बनाएगा, Fe3O4 + 4H2। यह जो है हमारी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, यह हमारी क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। दोस्तों अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 6 में फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का परिकलन करते हैं, यानी कि उनको काउंट करते हैं कि दोनों साइड में कितने हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका LHS है और RHS, ये RHS यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में देखिए कितने हैं और दाहिने पक्ष में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं किसके नंबर ऑफ एटम्स, आयरन के। तो आयरन के इधर कितने हैं, 3 हैं और राइट हैंड साइड में भी 3 हैं, इसलिए ये बैलेंस है।
अब फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के कितने हैं 8 हैं, 4 टू जा 8। और यहाँ भी हम देखते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं 4 टू जा 8 हैं, ये भी वैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के इस साइड में भी कितने हैं 4 हैं। तो इस प्रकार से पाते हैं कि जो LHS है वह RHS के क्या है बराबर है, इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड। यह जो समीकरण है वह क्या है संतुलित है। चलिए अगली स्टेप में, स्टेप नंबर 7 में क्या होता है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, यानी ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, रासायनिक समीकरण जो हमने लिखी है, इसमें जो भौतिक अवस्थाओं के संकेत अभी हमने नहीं लिखे हैं, अब उनको भी हम लिखेंगे। तो ये हमारी स्टेप नंबर 7 होगी। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव एंड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड along with their केमिकल फार्मूला, यानी कि एक जो रासायनिक समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्था मतलब वह सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है या क्या है ना, तो वह किस प्रकार का है, तो उसको भी दर्शाना जरूरी होता है। इससे जो हमारी रिएक्शन होती है वह अधिक सूचनापूर्ण बनती है। तो जैसे गैसियस स्टेट, यानी कि अगर गैसीय अवस्था है तो उसके लिए हम स्मॉल g ब्रैकेट में स्मॉल g का प्रयोग करते हैं, और लिक्विड स्टेट को दर्शाने के लिए यानी कि द्रव अवस्था को दर्शाने के लिए हम स्मॉल l का प्रयोग करते हैं। एक्वस स्टेट यानी कि जलीय अवस्था को दर्शाने के लिए हम स्मॉल aq का प्रयोग करते हैं, और सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था को दर्शाने के लिए हम स्मॉल s का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। देखिए अब इसमें जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी है ना, जो एक संतुलित समीकरण थी, उसमें हम ये जो फिजिकल स्टेट्स हैं इनको भी दर्शाते हैं। जैसे 3Fe का मतलब है, S का मतलब यहाँ पर सॉलिड, यानी कि जो ये आयरन है, लोहा, वह क्या है ठोस है, ठीक है। उसके बाद 4H2O, जो ये H2O है यह लिक्विड नहीं है, यह क्या है गैस है, यानी कि वाटर वेपर की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद यह रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बने Fe3O4, यह भी क्या है सॉलिड है, यानी कि S है सॉलिड मतलब ठोस है ये। और उसके बाद जो यहाँ पर हाइड्रोजन बनी वह क्या है एक गैस है, तो ये G से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से जो यह हमारी अब समीकरण हुई, इक्वेशन हुई, यह एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव एंड और बिलो द एरो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CO, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, प्लस 2H2 गैस, ये भी गैस है। जब ये दो गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं अंडर 340 एटमॉस्फेयर, 340 एटमॉस्फेयर दाब पर, तब क्या बनता है CH3OH, ये लिक्विड बनता है, यानी कि मेथनॉल का निर्माण होता है जो कि लिक्विड होता है। क्या होता है लिक्विड। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दाब यानी कि प्रेशर को दर्शाया गया है, ऐसे ही टेम्परेचर को भी दर्शा सकते हैं, उत्प्रेरक को भी दर्शाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको भी दर्शाते हैं। एक और उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे 6CO2, ये क्या है एक्वस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस है, और प्लस 12H2O लिक्विड है, जो कि 12H2O क्या है लिक्विड है। यह जब सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इसमें अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर क्या बनता है C6H12O6 एक्वस, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है एक्वस होता है, जलीय होता है, प्लस 6O2 और ऑक्सीजन के 6 अणुओं का निर्माण होता है, जो कि क्या होते हैं एक्वस, वो भी जलीय अवस्था में होते हैं, प्लस 6H2O और पानी के भी, वाटर के भी 6 अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस प्रकार से हम उसमें प्रेशर को भी दर्शा सकते हैं, दाब को भी दर्शा सकते हैं, और हीट यानी कि तापमान टेम्परेचर को भी दर्शा सकते हैं, और उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट होता है उसको भी इस पे हम दर्शा सकते हैं, ताकि जो हमारी रासायनिक समीकरण है वह अत्यधिक सूचनापूर्ण बन जाए, है ना। और जो ये सूचनाएं होती हैं इनका जहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है उसकी स्टेट को लिखने को, उसकी अवस्था को लिखने को, वहीं पर लिखते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं लिखते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा।
टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पर सीख लिया कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, है ना, इसको हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उससे पहले हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने सीखा बैलेंस करना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हम क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद लिस्टिंग कर लेते हैं कि कितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं, और जिधर जब जितने होते हैं उसके बाद इसको हम बराबर कर लेते हैं गुणा करके, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जो सबसे पहले क्या करते हैं, सुविधा के लिए जो जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं उनको हम सबसे पहले बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर Fe3O4 के साथ किया था। और उसके बाद जो है हम जो दो एलिमेंट्स बचे उनमें से किसी एक एलिमेंट्स को लेकर उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस किया था और जो अंत में बचा Fe यानी कि आयरन, उसको बैलेंस किया। उसके बाद इनके जो सिंबल्स थे, भौतिक अवस्थाओं के जो संकेत थे उनको लिखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस स्टेट के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि उनकी परिस्थितियाँ यानी कि अभिक्रिया की जो परिस्थितियाँ होती हैं, स्टेट्स होती हैं, उनको भी हम दर्शाते हैं एरो पे। जैसे कि टेम्परेचर, है ना, जैसे कि टेम्परेचर और दाब और उत्प्रेरक आदि, ये सब चीज़ें भी दर्शाते हैं जिससे हमने दर्शाया। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांसेस। यानी कि वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। कि ऐसा नहीं होता है कि कोई एक एलिमेंट्स है, उसके एटम्स दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ मिल जाएं या उसके एटम्स इसके साथ मिल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ सेम टाइप के एलिमेंट्स में होता है, सेम टाइप्स के एलिमेंट्स में एटम्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। ऐसा मतलब इसमें जो आपसी आबंध, जहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से एक जैसे एलिमेंट के एटम्स के जब बॉन्ड टूटते हैं तभी जो है एक केमिकल रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं होता है हाइड्रोजन का एक एटम टूट के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए। ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रोजन का एक एटम टूट के वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा हाइड्रोजन का एक एटम टूटकर हाइड्रोजन के साथ ही जुड़ता है, तभी बनता है H2। हमेशा ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के ही दूसरे एटम के साथ जुड़ता है, तभी बनता है O2। कभी भी हाइड्रोजन का एटम टूटकर ऑक्सीजन के एटम के साथ नहीं मिल सकता, और कभी भी ऑक्सीजन का एटम टूटकर, है ना, एटम अलग होकर वो हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ सकता। हमेशा आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। यानी कि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल उत्पाद प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक सिंगल सबस्टेंस का निर्माण करते हैं। सिंपली ये क्या होती है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसका एक उदाहरण की तरह समझते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड यानी कि क्विकलाइम, जिसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, यह है जब यह H2O यानी कि पानी जल के साथ यह अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस। यह क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि स्लैग्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं। प्लस और क्या होता है, हीट, और क्या बनता है, हीट। लार्ज अमाउंट में हीट उष्मा का उत्पादन होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड H2O जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैग्ड लाइम मतलब बुझे हुए चूने का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है।
यह आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यही पहचान होती है कि दो जब रिएक्टेंट्स आपस में अभिक्रिया करेंगे ए या बी तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी, इसके अलावा वह कुछ नहीं बनाते हैं। जहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, आप समझ जाइए कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वहाँ पर। और इसके दूसरे जो उदाहरण हैं उनसे समझते हैं। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना, जैसे कार्बन जो कि सॉलिड ठोस होता है, कोयले में कार्बन होता है प्लस O2, जब वह वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी देखिए दो रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, और वो दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस, यानी कि पानी का निर्माण, जल का निर्माण किससे, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से कैसे होता है। तो जब H2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ये दो रिएक्टेंट्स हैं, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं, वाटर का निर्माण करते हैं। तो इन सभी अभिक्रियाओं में आपने देखा होगा कि एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, एक एकल यानी कि सिंगल सबस्टांस बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स, अभिकारक मिलकर एक सिंगल सबस्टांस का निर्माण करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि बच्चों रिएक्शंस इन विच यानी कि वे अभिक्रियाएं, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा यानी कि हीट का भी निर्माण होता है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हीट का जो है, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसके साथ साथ एक लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तब क्या होता है, जैसे CH4 यानी कि मीथेन गैस प्लस O2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, मतलब जलती है, तब क्या होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O यानी कि वाटर बनता है। ठीक है, वाटर बनता है। तो जब ये दहन होता है तो इसमें क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है ना। रेस्पायरेशन एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या आपको पता है जो हमारा रेस्पायरेशन होता है, श्वसन, हमारी जो बॉडी में श्वसन होता है, रेस्पायरेशन, वह क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के साथ साथ हमारी बॉडी से एक लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है ना। तो श्वसन में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज के जो अणु होते हैं C6H12O6 एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज जो होता है, ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जो हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, CO2 एक्वस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और H2O और वाटर का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी उत्सर्जित होती है ना, एनर्जी का निर्माण होता है। तो यह भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें एक नए इसके साथ साथ हीट जो है वह रिलीज हो रही है, निकल रही है, ठीक है, बन रही है। जैसे कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि बच्चों साग सब्जियों यानी कि जो वनस्पति द्रव्य होता है ना, वनस्पति द्रव्य का जब विघटन होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ पर भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया के प्रकार पर, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स प्रदान करता है या उसका निर्माण करता है, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट यानी कि जब कोई रिएक्टेंट अभिकर्मक यानी कि जब कोई पदार्थ या सबस्टांस टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, तो हम कहते हैं कि यह एक वियोजन अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर एक वियोजन अभिक्रिया हुई है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। चलिए दोस्तों, इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए, उदाहरण में क्या लेते हैं, जैसे कि FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, यानी कि जब फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 जो कि सॉलिड होता है, यह एक क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है, यानी कि एकल अभिकर्मक है। जब इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या होता है? यह Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन, देखिए, एक जो अभिकर्मक था सिंगल अभिकर्मक यानी कि सिंगल रिएक्टेंट टूटकर जब इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वह टूटकर फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जो कि सॉलिड ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड होता है ये, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि गैस फॉर्म में होती है, गैस की अवस्था में होती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस की अवस्था में ही होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस की ही अवस्था में होती है। तो इस प्रकार से फेरस सल्फेट टूटकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एकल अभिकर्मक टूटकर तीन नए उत्पाद बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। अगला एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं या इसको हम संगमरमर भी कहते हैं, यानी कि मार्बल भी कहते हैं। ये मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड यानी कि क्विकलाइन यानी कि कली चूने का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, वह जब गर्म किया गया तो वो टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया उसने, यानी कि क्विकलाइन चूना पत्थर बना लिया, और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना ली। तो इस प्रकार से एक रिएक्टेंट, एक अभिकर्मक टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद बना लेता है, तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यह जो है वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण था। देखिए क्या होता है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया होती गर्म करने पर होती है, यानी कि जब उसको हीट बाहर से दी जाती है, उष्मा देकर की जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि यह क्या है? एक थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी कि यह एक उष्मीय वियोजन है ना। यह एक उष्मीय वियोजन है, क्योंकि हम बाहर से उसको हीट देते हैं तब वह डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज यानी कि टूटता है। तो यहाँ पर क्या है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्यों? क्योंकि हम हीट दे रहे हैं ना, आग उसको दे रहे हैं, जला रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं बाहर से, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए अगला जो है अगला एग्जाम्पल, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। जब जैसे इसी में लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि एक सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है लेड नाइट्रेट, जब इसको हीट किया जाता है तो PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड बना लेता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसके साथ NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, और उसी के साथ साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट लेड नाइट्रेट किस में टूटा? लेड ऑक्साइड में टूटा, लेड ऑक्साइड बनाया, और छोटा और टूटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, और टूटा तो ऑक्सीजन बनाया। तो मतलब एक सिंगल सबस्टांस
टूट कर कई नए पदार्थों का, कई नए छोटे छोटे पदार्थों का जब निर्माण कर लेता है तो उसे हम कहते हैं कि वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया हुई है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, यहाँ पर ये ब्राउन स्मोक की फॉर्म में निकलता है, भूरे रंग का धुआं के रूप में इसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि जल का वैद्युत अपघटन होता है, यह भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो वाटर होता है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और इस इलेक्ट्रोड्स में एक 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया जाता है। जब बैटरी में इसको स्विच ऑन किया जाता है तब जो करंट होता है फ्लो करता है, तो वाटर का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। एनोड और कैथोड 2 सेल्स होती हैं इसमें। देखिए ऐसे जैसे वाटर लिया, एक बीकर में क्या लिया, वाटर को जो सेल्स इसमें लिए एनोड का, जो 2 रॉड ली हैं उनको जहाँ तक है वहाँ तक वाटर हमने फिल कर लिया। अब इसको एक को वायर से दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर 6 वोल्ट की जो है बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 6 वोल्ट की। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 परख नलियाँ यानी कि टेस्ट ट्यूब ऊपर लगा देते हैं। तो ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। ठीक, तो कैथोड पे क्या हो गया, यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करंट इसमें फ्लो किया जाएगा तो यहाँ पर बबल्स बन जाएंगे। बबल्स जो होंगे वो हाइड्रोजन गैस के होंगे, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और यहाँ पर जो एनोड होगा, एनोड पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। यही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि जल का वैद्युत अपघटन, जल को तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जल को तोड़ना ही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाता है। यही प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाती है। और यह जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी जल का विद्युत अपघटन जो होता है वह एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। इसमें हम जैसे AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जो कि पहले इसका कलर कैसा था, वाइट था, है ना। जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसका प्रारंभ में कलर कैसा था, सफ़ेद था। जब यह सनलाइट यानी कि धूप में, सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया गया तब यह क्या बनाता है, Ag सिल्वर यानी कि चांदी बना लेता है और क्लोरीन गैस बना लेता है। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड का जब इसको धूप में रखा जाता है, तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वह धूप यानी सनलाइट से रिएक्शन करके बाद में ग्रे यानी कि धूसर, ग्रे रंग की धातु सिल्वर में बदल जाता है और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस का भी निष्कर्षण होता है। यहाँ से क्लोरीन गैस भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर भी जो AgCl है वह Ag मेटल यानी कि सिल्वर में, चांदी में टूटा और उसके साथ क्लोरीन गैस भी बनी। तो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट था और एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 नए उत्पादों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से यह भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट में छोड़ते हैं, खुला छोड़ देते हैं, धूप में रख देते हैं, तब यह भी क्या होता है, इसमें भी सेम प्रोसेस वही होती है। Ag बनता है सॉलिड यानी कि यह एक सिल्वर मेटल का निर्माण हो जाता है और उसके साथ ब्रोमीन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से यह भी क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बच्चों यह जो AgBr और सनलाइट की ये जो रिएक्शन है ना, यह द एबव रिएक्शंस यानी कि द एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि जो यह अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, यह अभिक्रिया, इसका प्रयोग जो है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो की जाती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। वी हैव सीन दैट, हमने देखा है कि वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। देखिए अभी जितने भी ऊपर हमने उदाहरण आपको बताए हैं जो कि किसके हैं, वियोजन अभिक्रिया के हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए यानी कि रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए उष्मा यानी कि हीट, प्रकाश यानी कि लाइट या विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो हम डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होने के लिए हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की बाहर से आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज absorbed are known as exothermic reactions. Reactions in which energy is absorbed
आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं उनको हम? इंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि उसको बाहर से आवश्यकता होती है एनर्जी की, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जो जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली टाइप की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ शब्द से ही पता चल रहा है, यहाँ पर किसी ना किसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई ना कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा होगा? डिस्प्लेस कर रहा होगा, है ना, विस्थापित कर रहा होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट विल डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ न्यू सबस्टांस। यानी कि इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित या हटा देता है, विस्थापित कर देता है या हटा देता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको दोस्तों एक उदाहरण के से समझते हैं। जैसे जिंक यानी कि जस्ता, जिंक जो कि ठोस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन की जाती है, तब जो यहाँ पर जिंक है वह यहाँ कॉपर सल्फेट के कॉपर को, तांबे को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह पर खुद जुड़ जाता है, क्योंकि जिंक जो है वह कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको ये हटा देता है। सिंपली समझिए, जो ज़्यादा ताकतवर होता है और दूसरे को भगा देता है। इस प्रकार से जिंक जो है यहाँ से कॉपर को क्या कर देता है? भगा देता है, हटा देता है और यानी कि डिस्प्लेस कर देता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहेंगे डिस्प्लेस कर देता है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? जिंक जब कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और जो यहाँ पर कॉपर था इसको बाहर कर देगा, बाहर निकाल देगा, जो कि अब क्या है? ठोस रूप में कॉपर यानी कि तांबा अलग हो जाता है। तो यह क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला उदाहरण भी बिल्कुल सेम है। जैसे फेरस Fe यानी कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये जो आयरन है ये भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जब ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, उत्पाद FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा और यहाँ पर कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल जो है Pb यानी कि लेड, जो कि ठोस फॉर्म में होता है। जब CuCl यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो Pb होता है लेड यानी कि जो सीसा होता है वह तांबे से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यह क्या करेगा? लेड जो है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और Cl से रिएक्शन कर लेगा और यह जो अभिक्रिया करके PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड का निर्माण कर लेगा और यहाँ पर जो कॉपर है वह यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, विस्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो थी वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। दोस्तों अगला जो टाइप है वह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ डबल से ही मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। तो द रिएक्शंस in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स है, यहाँ आयन का जो है वह एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। इसको उदाहरण से समझते हैं। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, जब अभिक्रिया करता है तब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर क्या होता है देखिए, ये जो यहाँ पर बेरियम है, बेरियम जो आयन है, बेरियम का आयन सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। यानी कि सल्फेट की यहाँ पर सोडियम की जगह पे बेरियम आ जाएगा और ये जो सोडियम है ये यहाँ से बेरियम की जगह पे आ जाएगा, है ना, बेरियम के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपने जो स्थान है उनकी क्या कर ली, अदला बदली कर ली, है ना। क्या कर लिया, अदला बदली कर ली। इस प्रकार से क्या बना लेंगे, ये जो यहाँ पर बेरियम है ये सोडियम के स्थान पर आकर क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। और जो यहाँ का सोडियम है ये जो है बेरियम के स्थान को ले लेगा, बेरियम के प्लेस पर आ जाएगा और ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेगा। दोस्तों यहाँ पर जो सल्फेट आयंस हैं और बेरियम के आयंस हैं उनके बीच में क्या हुआ,
रिएक्शन हुई है ना, उन्होंने अपने स्थान को जो सोडियम और बेरियम ने अपने इस जो प्लेसेस है उनको एक्सचेंज कर लिया, आदान प्रदान कर लिया आयंस का। तो यहाँ पर क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया। जो बेरियम सल्फेट होता है वह एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। दोस्तों आप समझते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट को हम हिंदी में अवक्षेप कहते हैं, यानी कि द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित अविलेय सफ़ेद पदार्थ, जो अविलेय पदार्थ होता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। अविलेय यानी कि इनसॉल्युबल, जो घुलता नहीं है, ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता वो अविलेय होता है, ठीक है। यह हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही प्राप्त होता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है बच्चों की आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सब आपकी समझ में आया है। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, यानी कि उपचयन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यानी कि अपचयन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि उस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, और यह जो प्रक्रिया होती है इसको हम उपचयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, यानी कि जब कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है और इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो कि सॉलिड होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। देखिए यहाँ पर कॉपर में कौन जुड़ा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अब अभिक्रिया करके कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर है यानी कि तांबा का उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन, यानी कि कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब ऑक्सीडेशन समझिए ना, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ती है, तो हम कहते हैं कि वह क्या हुआ है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, उपचयन हुआ है। अब समझते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन को भी समझ लेते हैं। इफ अ सब्सटेंस लूजेस, यानी कि लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का नुकसान होता है, तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है, यानी कि उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो दोस्तों जैसे इसको एक उदाहरण के से समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो यहाँ पर हमने जो बना था, जब इसका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है, तो जब इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर जो कॉपर ऑक्साइड है वह कॉपर और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वाटर बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कॉपर में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। जब ऑक्सीजन का लॉस हुआ है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर का क्या कह सकते हैं, यहाँ पर तांबे का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपकी समझ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से आ चुका होगा। बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस होती हैं, जब ये दोनों एक साथ होती हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रिया मतलब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CuO+H2 यानी कि कॉपर ऑक्साइड
और जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या होती है और फिर बनता क्या है Cu+H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुई है, जुड़ रही है। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी में या उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। लेकिन वहीं पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी पहले, लेकिन अब क्या है, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, हट गई है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अभिक्रियाएं दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि यह जो है एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन के अदर एग्जांपल्स हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करती है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए जिंक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है ना, ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से हटी, जिंक से निकल गई, जब निकलती है तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन। हम कह सकते हैं कि जिंक का यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन खाली था, सिंगल था, लेकिन अब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन एटम जुड़ा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दोनों एक साथ हो रही हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर MnCl2, देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन था यहाँ से रिमूव होकर, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हुआ इसके साथ, और यहाँ पर Cl2 इसके साथ जुड़ा, यानी कि जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन का लॉस होता है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीज का रिडक्शन हुआ MnCl2 में, यानी कि मैग्नीज क्लोराइड में, ठीक है। और यहीं पर HCl जो था, HCl का जो H है उसमें O जुड़ गया, ऑक्सीजन एटम जुड़ गया, और इसके साथ क्या बना लिया, वाटर बना लिया, है ना, H2O बना लिया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो क्या कहेंगे कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी बहुत अच्छे से समझ लिया बच्चों। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि जो उपचयन होता है उसके हमारे दैनिक जीवन में कितने उदाहरण हैं, है ना। तो एक आपने शब्द सुना होगा कोरोजन, नहीं सुना है तो समझ लीजिए, यानी कि संक्षारण। कोरोजन का क्या मतलब होता है, संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, इसको हम साइंस की डेफिनेशन से समझते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने यह जरूर देखा होगा, दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट ओवर फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। दोस्तों यह कैसे होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाई सबस्टांसेज अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता यानी कि एसिड या मॉइस्चर के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, तब यह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, यानी कि कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो कॉपर होता है, ऐसे जो कॉपर होता है Cu, जब कॉपर पे जो हरी परत चढ़ जाती है, ग्रीन लेयर, वह भी किसका, कॉपर का कोरोजन का ही उदाहरण है। और इसी प्रकार जो सिल्वर होती है, चांदी Ag पे जो काली ब्लैक लेयर का बनना होता है, काली परत का चढ़ना होता है, वो भी कोरोजन का ही उदाहरण है, यानी कि संक्षारण का ही उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं बच्चों अब हम रैंसिडिटी की। रैंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, इसको हम समझते हैं। व्हेन फैट्स और ऑयल्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड देन देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंज, दिस इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। यानी कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री में वसा या तेल का उपचयन होने के कारण उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता, यहाँ पर वसा
यहाँ पर वसा और तेल है ना, वसा और तेल का जो उपचयन है, वसा और तेल का उपचयन, उपचयन यानी कि रिडक्शन, सॉरी उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। वसा और तेल का जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब वसा जब ऑक्सीजन यानी कि फैट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगी, उसमें जुड़ जाएगी ऑक्सीजन, या ऑयल्स जो होते हैं उनकी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन अभिक्रिया हो जाएगी तो उनकी जो गंध होती है, स्वाद उसमें परिवर्तन हो जाता है, खराब हो जाता है ना। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, विकृत गंधिता से बचने के लिए जो चिप्स होती हैं, है ना, जो आप लोग चिप्स खाते हैं, वो चिप्स देखिए, उन जो चिप्स होती हैं जिसका जो पैकेट होता है उसमें गैस भरी रहती है, वो गैस ऑक्सीजन ना भर के, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाती है, ऑक्सीजन के स्थान पर वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन भरी जाती है तो वहाँ पर उसका उपचयन नहीं होगा, जब उपचयन नहीं होगा तो चीज़ें खराब नहीं होंगी, है ना, विकृत गंधिता वहाँ पर नहीं होगी, तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, इसीलिए उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाती, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो कि लेस रिएक्टिव होती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो नोबल गैस में ही आती है, इन रिएक्टिव में आती है, ठीक है, उस इनएक्टिव गैस होती है नाइट्रोजन, इसलिए वह जो है तेल के साथ जो उसमें ऑयल्स होते हैं उनसे अभिक्रिया नहीं करती है, और इससे जो वो हमारी चिप्स होती हैं उनका टेस्ट और जो उसमें स्मेल होती है वो अच्छी बनी रहती है, सड़ती नहीं है, ठीक है। वहीं जैसे मान लीजिए जब कोई चीज़ तेली फैटी चीज़ या तेल से बनी हुई चीज़ जब बाहर छोड़ दी जाती है और कुछ समय बाद क्या होता है, उसका स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन हो जाता है, टेस्ट एंड उसकी स्मेल दोनों चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये विकृत गंधिता हो गई इसमें, यानी कि यह जो प्रोडक्ट है इसकी रैंसिडिटी हो गई इसमें, यानी कि खराब हो गया, खाने योग्य नहीं बचा। दोस्तों यह हमारा बच्चों हमारा लेक्चर था, बहुत हमने मेहनत की है इसको आप तक पहुंचाने में। उम्मीद करता हूं आप लोग जो है हमें सपोर्ट करेंगे और इसे मेहनत से पढ़ेंगे। और अभी जो इसका पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में हम जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक बच्चों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चैनल का नाम है विज्ञान वाला, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और मैं इसका जो लिंक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है वहाँ से उसमें जुड़ जाएं, ताकि वहाँ से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ताकि आप लोग हमारे चैनल तक पहुँचते रहें। क्योंकि अभी चैनल नया है, शायद यूट्यूब की सर्च लिस्ट में ना हो, तो इससे जो है लिंक के थ्रू ही आप अभी इससे जुड़िए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली शानदार क्लास में, जहाँ पर हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए, जय हिंद।